ये है 1964 का सबसे बड़ा स्लम एरिया। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज इस देश की पर कैपिटा इनकम अमेरिका से भी कई ज्यादा है। कंसल्टिंग फॉर जूनियर रिसर्च के अनुसार मोबिलिटी, हेल्थ और सेफ्टी के मामले में सिंगापुर दुनिया में सबसे आगे है। और इकोनॉमिस्ट मैगजीन 2018 रैंकिंग में सिंगापुर बीते 5 सालों में दुनिया का सबसे महंगा शहर भी रहा है। लेकिन सिंगापुर हमेशा से इतना समृद्ध नहीं रहा। इसके पास ना तो खेती योग्य जमीन थी और ना ही कोई नेचुरल रिसोर्सेस। एक समय में यह देश ज्यादातर पॉपुलेशन झुग्गी बस्ती में रहा करती थी और ये दुनिया के बड़े स्लम एरिया में गिना जाता था। और तो और जापान ने भी कोई कसर ना छोड़ते हुए इसको बर्बाद करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। बाकी एशिया की तरह सिंगापुर भी लंबे वक्त तक ब्रिटेन की कॉलोनी रहा। फिर 1963 में जाकर इसको आजादी मिली और मात्र 30 से 35 सालों में यह देश दुनिया के अमीर देशों में शामिल हो गया। और इस वीडियो में देखेंगे आखिर कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज थीं जिसने सिंगापुर को इस मुकाम तक पहुंचा दिया। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पायरल ऑफिशियल में। आगे बढ़ने से पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। सिंगापुर को मलय के कुछ मछुआरों ने 1819 में खोजा था। ये दिल्ली से आधा और चारों तरफ से समुद्र से घिरा एक आइलैंड है जो कि मलेशिया से अलग होकर अपनी एक नई पहचान बनाई। एक देश जहां ना तो एजुकेटेड लोग थे और ना ही कोई इनकम सोर्स था, तो बस एक लीडर जिसने अपने देश को झोपड़पट्टी से गगनचुंबी इमारत तक पहुंचा दिया। ये चमत्कार कर दिखाया ली कुआन यू ने। इनका जन्म 16 सितंबर 1923 को एक इमिग्रेंट चीनी परिवार में हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब ली ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे थे तो उसी समय सिंगापुर जापान के कब्जे में था। पढ़ाई पूरी करने के बाद ली सिंगापुर लौटे और एक ट्रेड यूनियन लॉयर बन 1954 में उन्होंने पीपल एक्शन पार्टी की स्थापना करी। फिर साल 1959 के इलेक्शन में पूर्ण बहुमत हासिल कर सिंगापुर से जापानीज हुकूमत को उखाड़ फेंका। अब देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए ली को एक ही रास्ता दिख रहा था, मलेशिया से मर्ज हो जाना। लेकिन यह गठबंधन ज्यादा समय तक नहीं चल पाया क्योंकि मलेशिया को ली की बढ़ती हुई लोकप्रियता का डर था, जिसके बाद 1965 में सिंगापुर मलेशिया से निकलकर स्वतंत्र देश बना। बरसों तक अंग्रेज की गुलामी, जापान की ज्यादती और फिर मलेशिया से दुत्कारे जाने के बाद अब ये देश आजादी की सांस ले रहा था। हालांकि इस देश के पास ऐसी कोई चीज नहीं थी जो इसकी इकोनॉमी को चला सके। ली कुआन यू ने इस देश को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। अब सिंगापुर के पास कोई भी इनकम सोर्स ना होने के कारण ली ने एजुकेशन पर काम करना शुरू किया। ली जानते थे शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे इस देश की ऊंचाई के स्तर पर पहुंचाया जा सकता है। सिंगापुर हमेशा विश्व के शिक्षा दरों में टॉप पर आता है। यहाँ के स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही एडवांस होने के साथ साथ ट्यूशन फी भी काफ़ी कम है, जिसे मिडिल क्लास और लोअर क्लास के साथ गरीब लोग भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। इसकी वजह से आज सिंगापुर में लगभग 98% मेल और 96% फीमेल लिटरेट हैं। लोगों के एजुकेटेड होने के कारण ली को डिसिप्लिन और क्लीननेस पर जागरूकता फैलाने में मदद मिली। ली ने 1 अक्टूबर 1968 में कीप सिंगापुर क्लीन कैंपेन भी शुरू किया। सबसे पहले लोगों की आदत बदलने की मुहिम चली और पब्लिक प्लेस को साफ रखने पर काम हुआ। बच्चों से स्कूल में नियमित सफाई कराई जाती है ताकि ये अच्छी आदतों में शामिल हो। सड़कों पर थूकना, कचरा फैलाना, पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करने पर भारी जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है। यहाँ तक कि च्युइंगम पर भी बैन लगा कर रखा हुआ है। ऐसे ही ली कुआन के स्ट्रिक्ट लॉस की वजह से सभी लोग रूल्स को फॉलो करते हैं। यहाँ के स्ट्रिक्ट लॉस के कारण करप्शन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इतनी ज्यादा सैलरी दी जाती है कि करप्शन करने की वो यहाँ सोच भी नहीं सकते। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली सैंग लोंग को $1,60,000 की सैलरी मिलती है, जो कि दुनिया के सुपर पावर देश के लीडर को भी नहीं मिलती। मान लीजिए अगर किसी ने करप्शन किया तो प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1960 के अकॉर्डिंग $1 लाख ह्यूज फाइन के साथ 5 साल की जेल भी हो सकती है। नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं देखने को मिलते, जिसके कारण सिंगापुर सबसे कम क्राइम रेट में वर्ल्ड के 6 पोजीशन पर है, जिससे कि यहाँ पर रहना और भी ज्यादा सुरक्षित बन जाता है। सिंगापुर गवर्नमेंट ने करप्शन पर लगाम लगाने के लिए वन विंडो सिस्टम लॉन्च किया, जिससे कि पेपर वर्क ना करते हुए आप सीधे एक ही विंडो पर इजीली कंपनी शुरू कर सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सिंगापुर वर्ल्ड के 2nd रैंक पर आता है।
ली ने सिंगापुर के इकोनॉमी को बाहरी इन्वेस्टर के लिए खोल दिया, जिससे कि वहां की इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके। और वन विंडो सिस्टम की वजह से लोगों का सिंगापुर में इन्वेस्ट करना और भी आसान बन गया था। आईटी सेक्टर के कारण यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिली। 2017 की ग्लोबल फाइनेंस सेंटर इंडेक्स में सिंगापुर को लंदन और न्यूयॉर्क के बाद तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक सेंटर बना। ली कुआन यू 1990 तक सिंगापुर के प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने शिक्षा, हेल्थ केयर, बिजनेस, पब्लिक सेक्टर हर क्षेत्र में विकास किया। इसके साथ ही सभी धर्म के लोगों का घर होने के बावजूद इस देश में ऐसा माहौल है कि यहाँ की किसी तरह के ना मतभेद होते हैं ना झगड़े। लोग लड़ाई से दूर हटकर अपने देश के विकास के लिए सोचते हैं। आखिर इंडिया को कितना वक्त लगेगा सिंगापुर की तरह डेवलप होने में, इस पर अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।